कैसे हैं आप लोग? मैं हेमलता डहारे, हिंदी शिक्षिका। बच्चों, आप लोगों से जब भी मिलती हूँ ना, तो मुझे पता नहीं क्यों कहानियाँ याद आती है। कहानियाँ आप लोगों को बहुत पसंद है ना? सबको रहती है, मुझे भी बहुत पसंद आती है। और आप लोग क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों की कहानी के कैरेक्टर्स कौन होते हैं, है ना? शेर, चूहा, हाथी, घोड़ा, और यहाँ तक कि मैंने बहुत छोटे बच्चों को तो देखा, वो अपने टेबल कुर्सी से भी बात करते हैं, वो भी उनके कहानी के पात्र बन जाते हैं, है ना? तो आज हम शेर और चूहे की कहानी की बात करेंगे। बचपन में पढ़ी होगी ना आपने, शेर चूहे की कहानी जरूर पढ़ी होगी, है ना? मैंने भी पढ़ी थी। क्या होता है, एक बार एक शेर आराम करता रहता है और उसके ऊपर एक चूहा धमा चौकड़ी मचाने लगता है। भाई, शेर थोड़ी देर तो बड़े आराम से सोया रहा, लेकिन फिर उसे डिस्टर्ब हुआ, तो उसने बड़े गुर्रा कर उसको देखा, चूहे को, और पंजे में दबोच लिया। बोले, ए चूहे, परेशान क्यों कर रहा है? तुझे मैं एक बार में मार सकता हूं, एक पल भी नहीं लगेगा। तो बेचारा चूहा बोला, महाराज माफ कर दीजिए, मुझे मेरी जान छोड़ दीजिए, मैं किसी दिन आपके काम आऊंगा। तो शेर बोलता है, तू छोटा सा चूहा मेरे क्या काम आएगा? चल भाग, माफ किया तुझे, छोड़ दिया मैंने, अब मुझे नजर मत आना कभी। और बेचारा चूहा चला गया वहां से, क्योंकि उसकी तो जान बची थी, तो जान छुड़ाकर वहां से वो भागा। अब क्या होता है, कुछ समय बाद उस जंगल में शिकारी आते हैं और वो अपना जाल फैलाते हैं। उस जाल में ये शेर महाराज फंस गए। अब शेर को तो बड़ा घमंड था अपनी बहादुरी पर, खूब हाथ पैर मारे। अब वो जितने हाथ पैर मारते जा रहे हैं, उतना ज्यादा उस जाल में फंसते जा रहे हैं। तो बेचारा हाथ पैर मारते मारते चुपचाप बैठ जाता है। अब बैठे रहा चुपचाप, क्या करेगा, जाल में से तो निकल नहीं सकता। तो आंखें बंद करके बैठे थे, इतने में उन्हें कुछ कुतर कुतर की आवाज आई। तो देखा तो सामने एक चूहा था जो जाल को काट रहा था। शेर ने उसको देखा, बोले, तुम? तो बोले, महाराज पहचाना नहीं, मैं वही चूहा हूं जिसकी आपने जान बचाई थी, मतलब मरने से छोड़ दिया था मुझे, है ना? तो मैंने आपसे कहा था मैं आपके काम आऊंगा, आपकी मदद करूंगा, पर आपने कहा था तू छोटा सा चूहा मेरे किस काम आएगा। देखिए महाराज, आज मैं ही आपके काम आ रहा हूं, यदि मैं नहीं आता तो आप इस जाल में ऐसे ही पड़े रहते। तो बोले, ठीक है ठीक है, और उसने जाल काट दिया और शेर स्वतंत्र होकर उस चूहे को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। लेकिन अब शेर क्या सोच रहा होगा मन में कि अरे, मैं तो उस चूहे को बड़ा ही बेकार समझ रहा था कि इतना सा चूहा एक जंगल के राजा की क्या मदद करेगा, पर हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी छोटी से छोटी वस्तु भी हमारे काम भी आ सकती है और हमें तकलीफ भी पहुंचा सकती है। तो बच्चों, इसी आशय की एक कविता आज हम पढ़ेंगे। उस कविता का शीर्षक है एक तिनका, और उसके कवि हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री साहब सिंह था और माता जी का नाम श्रीमती रुक्मणी देवी था। आपकी रचनाएं हैं चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, और इसके अलावा रस कलश, बोलचाल, और ऐसी ही उन्होंने कई रचनाएं लिखी, कई महाकाव्य लिखे। उनका महाकाव्य प्रिय प्रवास, इसको हिंदी की खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। तो उनके महाकाव्य थे प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और भी कई। उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन में विद्या वाचस्पति का सम्मान दिया गया था, उनको उपाधि दी गई थी। वे 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे थे। और बच्चों, श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की मृत्यु 16 मार्च 1947 को हुई। तो अब हम
पढ़ेंगे इनकी कविता एक तिनका, और पढ़ने से पहले आप अपनी साथी विनी गुप्ता से इसका काव्य पाठ सुनिए। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो बच्चों, कैसा लगा काव्य पाठ? बहुत अच्छी कविता है ना। और बच्चों, ये हमारे कोर्स की जो कविताएं हैं, पाठ है, कहानी है, ये हमारे कोर्स में क्यों रखे गए हैं, ये आपने कभी सोचा है? ये हमें सीख देने के लिए रखी जाती हैं, है ना। एक तिनका कविता से भी हमें सीख मिलती है, ऐसी सीख जो हमारे जीवन भर काम आएगी, और छोटे से लेकर बड़े तक के हर व्यक्ति को इससे सीखना चाहिए। जिसने एक तिनका कविता से सीख ले ली, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसमें विनम्रता आ जाएगी। ठीक है, तो ये कविता क्या थी? मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कितने अच्छे भाव हैं। कवि एक दिन बड़ी अकड़ में अपनी छत के मुंडेरे पर खड़े हुए थे भाई, है ना। मुंडेरे यानी एक छोर पर, छत के किनारे पर हुए खड़े हुए थे, लेकिन बड़ी अकड़ के साथ, और बड़े अकड़े हुए घमंड से इधर उधर देख रहे थे। हो सकता है कोई बड़ा अच्छा काम कर लिया हो जिसकी अकड़ आ गई हो उनके मन में, है ना। तो अकड़ के साथ में जब ये देख रहे थे, इतने में हवा चली और एक छोटा सा घास का तिनका, तिनका यानी एक बहुत ही छोटा टुकड़ा होता है, ये उड़कर आया और उनकी आंख में चला गया। अब क्या था भाई, कवि अपनी आंखें मलने लगे, लाल लाल हो गई आंखें, पानी बहने लगा होगा आंखों से, आंख दुखने भी लगी, और कवि बड़े परेशान हो गए और सोचने लगे कि मैं क्या करूं, ये तिनका आखिर कैसे निकले। और जब उनकी आंख लाल लाल होकर दुखने भी लगी, तो लोग देख रहे थे दूर से कि ये बड़े परेशान हो रहे हैं, तो वे आए और कपड़े की मूठ देने लगे। मूठ का मतलब होता है कपड़े को ऐसे गोल गोल करके पोटली बना ली जाती है ना, वो पोटली, उसको ऐसा मुंह से फूंक मार मार कर जब आंख में लगाते हैं तो आंख में कोई चीज जाती है तो वो निकल जाती है, तो लोग मूठ देने लगे। ठीक है, और बड़ी मुश्किल से किसी ढब से, मतलब किसी ढंग से जब वह तिनका निकल गया आंख से, तो कवि को ऐसा लगा कि जैसे उनकी अक्ल उनको ताने दे रही है, मतलब उनको उलाहना दे रही है। कितना ऐठ रहे थे, एक छोटे से तिनके ने तुम्हारी हालत खराब कर दी ना, एक छोटा सा तिनका ही आपको परेशान करने के लिए काफी है। और जब इनकी आंखें दुख रही थी, लोग कपड़े की मूठ दे रहे थे, उस समय इनकी ऐंठ भी दबे पांव भाग गई, इसका मतलब चली गई, पूरी अकड़ निकल गई। उन्हें समझ में आ गया कि एक छोटा सा तिनका भी मुझे कितना परेशान कर सकता है। तो ये आपकी कविता थी। तो बच्चों, कविता भी समझ में आ गई होगी और शायद शब्दार्थ भी समझ में आ गए होंगे। फिर भी अपन एक बार फिर से चर्चा करते हैं। घमंड का मतलब होता है अभिमान, ऐंठा मतलब अभिमान से तना हुआ। स्वाभाविक रूप से जब किसी व्यक्ति में ज्यादा अकड़ होती है ना, तो वो बिल्कुल तन कर खड़ा हो जाता है। विनम्रता नाम की चीज नहीं होती घमंडी व्यक्ति में। मुंडेरे यानी छत का किनारा या छोर, अचानक मतलब एकदम, झिझक यानी शर्म, हिचकिचाहट, बेचैन मतलब व्याकुल, और मूठ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मूठ का मतलब है कपड़े की एक पोटली जिसे फूंक मारकर हम आंख में कोई चीज चली जाए तो उससे बड़ी हमें राहत मिलती है, तो उसे मूठ कहते हैं।
ऐंठ मतलब अकड़, दबे पांव भगी यानी चुपचाप चली गई। ये एक मुहावरा है। ढब यानी ढंग, तरीका, और समझ यानी सोचने की शक्ति, और ताने मतलब उलाहना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक दिन कवि मुंडेरे पर खड़े थे, बड़ी अकड़ के साथ, बड़े घमंड से चारों तरफ देख रहे थे। इतने में हवा चली और एक तिनका उड़कर उनकी आंख में चला गया। तिनका यानी घास का छोटा सा टुकड़ा। जैसे ही वो टुकड़ा उनकी आंख में जाता है तो कवि बेचैन हो जाते हैं और आंखें मलने लगते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, तिलमिला जाते हैं। लोग जब उनकी ये स्थिति देखते हैं ना तो आसपास से लोग आते हैं और कपड़े की मूठ बनाकर उनकी आंख में लगाते हैं। अब क्या हुआ, जो घमंड में तन के खड़े थे ना थोड़ी देर पहले, वे बिल्कुल अब शांत हो गए। उनकी ऐंठ ऐसी भागी कि पता ही नहीं चला कहाँ गई, सारी अकड़ निकल गई। जब लोगों ने कपड़े की मूठ दी तो किसी तरीके से वो तिनका आंख से बाहर निकला। अब कवि, अकड़ नाम की तो चीज अब बची नहीं थी, और अब क्या सोच रहे थे, कितना परिवर्तन हो गया था उनमें। वे सोच रहे थे कि मैं किस लिए अकड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बुद्धि, उनकी अक्ल ठिकाने आ गई है और वो उन्हें ताने दे रही है। कितना अकड़ रहे थे, एक छोटे से तिनके ने हालत खराब कर दी ना आपकी। तो देखो बच्चों, एक छोटी सी चीज भी हमें कितना परेशान कर सकती है। तो ये थी आपकी कविता, एक तिनका। हम इससे कम से कम ज़्यादा नहीं तो इतना तो सीख ही ले कि हमें किसी भी चीज़ से अकड़ नहीं होनी चाहिए, हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज हैं दुनिया में जो हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान है, हमसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। भाई घमंड किस चीज़ का होता है इंसान को? इसी चीज़ का ना कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा होशियार हूँ। तो हमें अभी दुनिया देखी कहाँ है, बड़े बड़े लोग हैं हमसे भी, इसीलिए विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम प्रश्न अभ्यास की बात करते हैं। आप कविता में मैं की जगह पर अपना नाम डालकर देखिए, तो फिर क्या होगा कि बाद के जो सर्वनाम थे ना, जैसे मैं घमंडों में ऐठा हुआ, आ अचानक एक दिन उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, तो मेरी के बजाय क्या आएगा, सीमा का नाम लिखा है तो उसकी आएगा, है ना। ऐसे आपके संज्ञा के साथ साथ में उसके सर्वनाम भी बदल जाएंगे। तो पूरी कविता आपको अपना नाम लिखकर लिखना है। फिर आप नाम की बजाय, जैसे पहले सीमा के नाम से लिखा था, आप वह लिखिए, वह घमंडों में भरा ऐठा हुआ, तब भी सर्वनाम बदलेगा। ठीक है, मेरी की जगह पर यहाँ भी उसकी ही होगा, परंतु ये कविता का परिवर्तित रूप आपको अच्छा लगेगा क्योंकि इसको आपने परिवर्तित किया है। ठीक है, तो ये आपको बदलना है। इसके बाद में कविता में हमने कितने मुहावरे पढ़े ना, ऐठ बेचारी, दबे पाँव भगी, और ऐसे ही और भी दूसरे मुहावरे ढूंढिए कविता के, उनके अर्थ लिखिए और वाक्यों में प्रयोग करिए। हर बच्चे के अलग अलग वाक्य होंगे, बड़ा मजा आएगा। और ये बताइए मुझे कि आपका यदि कोई मित्र घमंडी है या आपका पाला ऐसे किसी व्यक्ति से पड़ता है जो बड़ा घमंडी है, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप उससे दोस्ती करना चाहेंगे? आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? जरा सोचिए और लिख डालिए। अब यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, इन शब्दों को आप देखिए, अच्छे से पढ़िए। आँख, तिनका, घमंड, समझ, कपड़ा, मूठ, इनमें से आपको स्त्रीलिंग की तरह कौन से शब्द प्रयोग में आते हैं और पुल्लिंग की तरह कौन से शब्द प्रयोग में आते हैं, ये आपको छांट कर लिखना है। जैसे ऐठ बेचारी, दबे पाँव भगी, ऐठ बेचारी मतलब ये स्त्रीलिंग है ना। तो इस तरह से आपको देखना है कि कौन से शब्द पुल्लिंग की तरह प्रयोग होते हैं और कौन से स्त्रीलिंग की तरह। भाई अच्छा है ना, थोड़ा सोचने का मौका मिलेगा आपको। और फिर इन कविता की पंक्तियों को, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, इसके शब्दों में हेराफेरी करिए। ये तो भाई काव्य रूप में लिखा है, परंतु थोड़े से शब्द आप इधर उधर लिख देंगे ना तो वो गद्य बन जाएगा। गद्य यानी एक पाठ की तरह आप लिख सकते हैं, है ना, जैसे लेख लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उस तरह से तो आप वैसा लिखिए। ठीक है, यहाँ पर ऐठ और समझ, ये दो पात्र, इनको कवि ने
एक मनुष्य की तरह लिया है। जब हम मानव के अलावा जो चीज़ें मानव नहीं होती, किसी चीज़ का, कि निर्जीव चीज़ों का या अन्य चीज़ों का जब हम मनुष्य की तरह प्रयोग करते हैं, जैसे ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी, जैसे कि कोई इंसान होगी वो जो दबे पाँव भाग गई, तो इसको बोलते हैं मानवीकरण। तो यहाँ पर ऐठ और समझ का मानवीकरण किया गया है। तो वे यदि आपस में कभी मिल जाए तो कल्पना करिए वे दोनों आपस में क्या बात करेंगे। तो आपके दो साथियों ने सोचने की कोशिश की और वार्तालाप किया, एक बन गया ऐठ और एक बन गया समझ। तो उनका वार्तालाप सुनिए और वैसे ही आपको अलग अलग चीज़ों के वार्तालाप लिखने हैं। भाई आप पेन पेंसिल का लिख सकते हो, कॉपी डस्टर का लिख सकते हो, खिड़की से दरवाजे का वार्तालाप लिख सकते हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी तरफ से अपनी बहादुरी बताना चाहता है। तो कौन क्या कह रहा है ये तो पता चलेगा और आपको संवाद लेखन भी आएगा। ठीक है, तो आप संवाद लेखन पहले सुन लीजिए विनी गुप्ता और निधि की आवाज में। हम कक्षा 7 की छात्राएं विनी और निधि अकड़ और समझ के वार्तालाप का एक संवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्ते अकड़ दीदी। हूँ, हटो, जाने दो, जल्दी में हूँ। दीदी, आप हमेशा नाराज क्यों रहती हैं? बहुत दिनों बाद मिले हैं, 2 पल बात कर ले। ओ समझ, तुम जैसों से बात करके मुझे समय नहीं बिगाड़ना। तुम हो क्या जो तुमसे बात करूं? अकड़ दीदी, इतना घमंड ठीक नहीं, थोड़ा विनम्र बनिए। विनम्रता में बड़े गुण हैं। एक विनम्र व्यक्ति को सब पसंद करते हैं, घमंडी को नहीं। समझ, सब पसंद इन्हें करते हैं जिनके पास रुपया पैसा है, जो खूबसूरत हैं, बड़ा पद है, बंगला गाड़ी है। ओह, आह आह आह, अरे अरे, मेरे पैर में क्या हो गया? अरे कोई मदद करो। परेशान ना होइए दीदी, मैं देखती हूँ। देखा ना दीदी, एक छोटे से कांटे ने आपकी ऐंठ निकाल दी। अब समझ आई ना समझ की बातें। अब घमंड ना करना। तो बच्चों, ये तो अकड़ और समझ का संवाद था। ऐसे आपने जो दूसरे संवाद भी तैयार किए होंगे ना, उनका आप बोल करके भी एक अभ्यास करिए और देखिए कि एक नाटकीय रूपांतर कैसा होता है इन संवादों का। ठीक है, अब हम और भी कुछ अच्छे अच्छे प्रयोग करेंगे। जैसे वर्ग पहेली भी मैं लाई हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर कई चीज़ों के नाम हैं। जैसे इसमें हमने पढ़ा था ना ढब से। ढब से मतलब किसी तरीके से। ऐसे कई शब्द आपने पढ़े होंगे, जैसे बिल्ली धप से कूदी, हवा सर्र से सन्न से चली। तो ऐसे ध्वनि के आधार पर कई शब्द बन गए हैं। तो कई चीज़ों से हम उनकी ध्वनियों के द्वारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे हृदय, हृदय की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इसमें ध शब्द दिया है भाई तीसरे नंबर पर। बाकी शब्द क्या हो सकते हैं? हृदय की ध्वनि कैसी होती है ये आपको लिखना है ना। तो ये ध लिखा है, उससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि हृदय की ध्वनि क्या होती है, धक धक। तो वो लिखेंगे आप। इसी तरह से दांत, ठंड से भी हमारे दांत क्या होते हैं, मैंने क्लू दे दिया है। तो आप दांतों की आवाज को भी लिखिए। शुरू में पहला वर्ड उसका है की। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की आवाज हम अक्सर ही छोटे बच्चों के साथ में खेलते हैं। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, तो कैसी आवाज निकालते हैं दौड़ते हुए, बस वही आवाज लिख डालिए। घंटे की आवाज हम सब सुनते हैं, कैसी आती है घंटे की आवाज? एक अक्षर यहाँ पर लिखा हुआ है ट। घड़ी, घड़ी तो आप रोज ही सुनते रहते हो, सबके घर में घड़ी लगी होगी ना, तो उसकी टिक टिक है ना। तो टी यहाँ पर लिखा है, बाकी शब्द आप लिखेंगे। इसी तरह से अभी बरसात में बादल आते हैं, बादल कैसी आवाज करते हैं, उनकी आवाज सुन के हमें घर के अंदर ही पता चल जाता है कि आसमान में बादल छा गए हैं और अब बारिश होने वाली है। तो बादलों की आवाज भी आपको लिखना है। ठीक है, फिर देखिए एक और पहेली है आपके लिए। बीच में ना शब्द लिखा है, ठीक है, और आसपास विभिन्न प्राणियों के नाम लिखे हैं। जैसे कोयल, कोयल की आवाज को क्या कहते हैं, कूकना। फिर शेर लिखा है, शेर की आवाज क्या होती है, दहाड़ना। तो आपको ना शब्द तो कॉमन है सबके लिए, और बाकी इनकी आवाजों को क्या कहते हैं ये आप सोच सोच कर लिखिए।
कुत्ते की आवाज़ को क्या कहते हैं, मेंढक की आवाज़ को क्या कहते हैं, गधे की आवाज़ को क्या कहते हैं, गाय की आवाज़ को क्या कहते हैं, ये आपको सोचकर लिखना है। बच्चों ये पहेलियाँ एक तो आपको सोचने के लिए, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ाएगी, इसलिए भी मैंने दी है, और दूसरा आपको लिखना आएगा। आप सही वर्तनी लिख सकते हैं, इससे लिखने का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। और मज़ा भी आता है, पहेलियों को हल करने में तो मज़ा आता है। अब मैं आपको कबीर दास जी का एक दोहा बता रही हूँ। उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया, तिनका तिनके पास। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। एक शब्द है तिनका और वो कितने बार आया है। पर एक चीज बताऊं, ये तिनका जितने बार आया है ना, उतने बार उसके अर्थ भी अलग अलग है। जैसे एक बार जो तिनका है उसका अर्थ है घास का टुकड़ा, दूसरी बार जो तिनका है ना, तिनका तिनका मतलब टुकड़े टुकड़े होकर बिखरना। फिर और एक बार तिनका आया है तो उसका मतलब है आत्मा, और उसके बाद एक बार और तिनका शब्द आया है, वहां पर उसका अर्थ है परमात्मा। कबीर दास जी ने बड़ी रहस्यवादी पंक्तियां लिखी है बच्चों। तो तिनका तिनके पास, यहाँ कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि हम क्या हैं, हमारा अस्तित्व कैसा है, एक तिनके की तरह है ना। जैसा एक तिनका जब उड़कर जाता है आसमान की तरफ, हवा चलती है, वो तिनका जब आसमान में उड़कर जाता है तो वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है, और फिर वो जिसका था उसके पास पहुंच जाता है, वो जहां से आया था उसमें मिल जाता है। ऐसा ही हमारा अस्तित्व है, यही कबीर दास जी बोलना चाहते हैं। और मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये, क्योंकि ये काव्य की बड़ी अच्छी भाषा है, इससे काव्य की सुंदरता बढ़ती है, और काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर तिनका शब्द बार बार आया है, अलग अलग अर्थ है, तो यहाँ पर है कौन सा अलंकार, यमक। इस अलंकार को कहते हैं यमक अलंकार। आपकी कविताओं में ऐसे कई उदाहरण आए होंगे, आपकी वसंत की पुस्तक की कविताओं में, तो आप जरा ढूंढ कर लिखिए, तो ज़्यादा नहीं, 1 या 2 उदाहरण लिखिए जहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ होगा, ठीक है। अब बच्चों, घमंड पर आधारित ही एक कहानी याद आ रही है। हाथी और चींटी की कहानी भी आपने सुनी होगी। एक हाथी था, उसके पास चींटी आई। हाथी भैया मेरे साथ खेलो ना। तो हाथी भैया कहते हैं, ए छोटी सी चींटी, देखा है मुझे, मैं पहाड़ की तरह और तू एक कर्ण की तरह, छोटे से कर्ण की तरह, मसल दूंगा तुझे, नहीं खेलना मुझे तेरे साथ में। तो चींटी ने पहले तो बहुत मनौवल किया, पर जब हाथी नहीं माना तो चींटी घुस गई उसकी नाक में, सूंड में। और जब चींटी हाथी की सूंड में घुस के उसे काटती है तो हाथी की हालत खराब हो जाती है, परेशान हो जाता है वो। और फिर वो चींटी से कहता है, चींटी बहन बाहर आओ, मैं आपके साथ खेलूंगा। मतलब जैसे कवि की अकड़ निकली थी ना, ऐसे ही उस हाथी की भी अकड़ निकल गई। अब ये कविता, ये घटना जो मैंने हाथी वाली आपको सुनाई ना बच्चों, ये क्यों सुनाई कि एक छोटी सी चीज़ भी हमें कितनी तकलीफ पहुंचा सकती है, एक छोटी सी चीज़ हमें कितना विवश कर सकती है, ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और कवि इस कविता के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, इंसान को विनम्र रहना चाहिए। जो विनम्र होता है वही अपने जीवन पथ पर सफलता के साथ आगे बढ़ता है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, घमंडी को अपने घमंड का हमेशा बुरा फल ही मिलता है। तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी अकड़ नहीं करना चाहिए, कभी ऐंठना नहीं चाहिए। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, चाहे एक तिनका भी क्यों न हो, सबका अपना अपना अस्तित्व है, अपना अपना महत्व है, और हर छोटी बड़ी चीज़ एक दूसरे के काम आती है। तो मैं सोचती हूँ कि ये कविता सिर्फ पढ़कर छोड़ने के लिए नहीं है, कुछ सीखने के लिए है। तो आप लोग भी सीखना और अपने घर में भी सबको बताना, अपने छोटे भाई बहनों को बताना, है ना, कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो अगली बार फिर एक अच्छी सी कविता के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।